हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि कल्चर की उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 12 या लास्ट पार्ट कह लो उसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक कहता है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के बारे में। क्यों रहा न्यूज़ में, पहले ये समझ लीजिए। तो वजह ये कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 का दिया गया लुइस ग्लूक को। क्यों भाई? देते वक्त यहाँ पे जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी थी उन्होंने कहा कि हम ये अवार्ड इनको दे रहे हैं इनकी अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस के लिए, ये जो काव्य में इतनी खूबसूरत आवाज़ के लिए, दैट विद ऑस्चर ब्यूटी, मतलब इनका काम इतना खूबसूरत है कि सिंपल तरीके से, सिंपल खूबसूरती से किसी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट को यूनिवर्सल बना दें, इसलिए इनको ये दिया जा रहा है। तो हम थोड़ा सा लुइस ग्लुक के बारे में जानेंगे। देखिए, जो ये नोबेल प्राइज है ना लिटरेचर के अंदर, ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा एक राइटर की पूरी इंटायर बॉडी ऑफ वर्क, मतलब पूरे काम के लिए उनको दिया जाता है, और ये रिगार्ड करा जाता है एज परहैप्स द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड। मतलब वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है ना, उसे ये जो आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है वो यही है। और ग्लुक ऐसी पहली फीमेल पोएट बनी जिन्होंने इस प्राइज को जीता सिंस पॉलिश राइटर जिनका नाम यहाँ पे था विश्लावा जिम्बॉर्स्का, इन्होंने जीता था इसको 1996 में। अब ये जो ग्लूक हैं, लुइस ग्लूक जो हैं, इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी में 1943 में हुआ था। और इन्होंने कुछ 12 कलेक्शंस लिखे हैं पोइट्री के, और 2 बुक्स भी लिखी हैं एसेस की। इन्होंने अवार्ड और भी जीते हैं, जैसे कि पुलिट्जर प्राइज जो पोइट्री के लिए मिलता है, यानी 1993 में उसको जीता अपने वर्क के लिए, इसका नाम था द वाइल्ड आयरिश। 1992 में इन्होंने लिखा था, 1993 में इन्होंने अवार्ड जीत लिया। इनके थीम्स के अंदर चाइल्डहुड, फैमिली लाइफ, ट्रॉमा, डेथ, हीलिंग, ये सब कुछ इस बेसिस पे लिखती हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोबेल प्राइज के बारे में बात बताना चाहूंगी। तो नोबेल प्राइजेस एज डेजिग्नेटेड इन द विल ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, ये फिजिक्स में भी दिए जाते हैं, केमिस्ट्री में भी, फिजियोलॉजी में भी, मेडिसिन या कह सकते हो ना लिटरेचर और पीस में दिए जाते हैं। इसे पोस्टथॉमसली, मतलब मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिए जाते हैं एक सिंगल कैटेगरी में। और एल्फ्रेड नोबेल स्पेसिफिकली इन्होंने डेजिग्नेट करे थे कुछ इंस्टीट्यूशंस को, और वो इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल थे प्राइजेस देने के लिए। वो प्राइजेस देते थे जैसा वो चाहते थे, ही विश टू बी स्टैब्लिश। पहला चीज़ क्या, रॉयल स्वीडिश एकेडमी को, साइंसेस की जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये नोबेल प्राइज फिजिक्स और केमिस्ट्री में देती है। दूसरा, कारो लिंग्जा इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल प्राइज जो कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में देती है। तीसरा है रॉयल स्वीडिश एकेडमी फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, जिसकी अभी हमने बात करी। और चौथी है कमेटी ऑफ 5 पर्सन्स को इलेक्ट किया जाता है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब स्टॉर्टिंग के द्वारा, जो कि नोबेल पीस प्राइज देती है ना। ये तो बहुत बड़ा हो गया। आपको मालूम है रविंद्रनाथ टैगोर जी ये ऐसे पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में जीता था 1913 में अपनी गीतांजलि काम के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है जो हमारे देश से भी किसी ने इसको जीता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है ट्राइब्स इन न्यूज़। समझते हैं कुछ ट्राइब्स जो कि न्यूज़ में रही। तो जानिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड की जो थारू ट्राइब थी वो न्यूज़ में रही। उत्तर प्रदेश की भी ये थारू ट्राइब है, और बिहार की थारू ट्राइब है। असम के अंदर मियाँ कम्युनिटी, ये रही न्यूज़ में। उड़ीसा के अंदर बात करें तो बंदा ट्राइब और आपका मनकीदिया ट्राइब। उसके साथ अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो है ये तो काफ़ी फेमस है, सेंटिनलीज और ग्रेट अंडमानीज। ठीक है, इसकी बात कर लें अगर हम। उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे मलयाली, कर्नाटका की बात करें तो सिद्धि कम्युनिटी, और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे कतकारी ट्राइब, और गुजरात की बात करें तो कतकारी ट्राइब और मलधारी ट्राइब। तो ये सब रही न्यूज़ में। अब एक एक करके सारी ट्राइब्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहली है कतकारी ट्राइब। देखिए, कतकारी ट्राइब प्राइमरली महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी, और कुछ जगहें जो गुजरात की हैं वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। ये कतकारी ये वन ऑफ द 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आती हैं।
ये पीवीटीजीस के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ सकी है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की क्लासिफिकेशन के हिसाब से 75 में से एक ये कतकारी ट्राइब भी है। और इसमें ग्रुप है ट्राइबल यूथ का, जो कतकारी कम्युनिटी से होते हैं, एक साथ आते हैं ताकि यहाँ पे गिलोय को मार्केट कर सकें थ्रू प्रधानमंत्री वन धन योजना, जिसे ट्राइफेड रन करता है, उसके थ्रू ये गिलोय को बेच सकें, है ना। गिलोय अभी तो फेमस बहुत हो गया है कोरोना के टाइम पे, इसका जो वो बनाते हैं, है ना, काढ़ा बनाते हैं। गिलोय एक ऐसा हब है जिसको वायरल फीवर में यूज़ करते हैं, मलेरिया, डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया होता है ना। काफ़ी इसकी जो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इसके फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो है अंदर। उसके बाद सिद्धी कम्युनिटी की बात करें तो सिद्धी कम्युनिटी ये अपना पहला रिप्रेजेंटेशन कर्नाटका इसकी स्टेट लेजिस्लेचर में पा गई। और ये एक जो है एथनिक ग्रुप है जो इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं। ये अफ्रीकन्स जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उसके और ईस्ट अफ्रीका के डिसेंडेंट्स हैं, जो इंडिया में आए थे स्लेव्स बन के, सोल्जर या सर्वेंट्स बन के। इंडिया के अंदर ये आपको गुजरात के कोस्ट में, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। अभी का बताएं तो इनकी पॉपुलेशन कुछ 20,000 से लेके 55,000 इंडिविजुअल्स की है। रिलीजन बताएं तो ये सूफी मुस्लिम्स होते हैं ज़्यादातर, हालांकि कुछ हिंदूज और कुछ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस भी होते हैं। उसके बाद थारू ट्राइब के बारे में बता रही थी। तो हुआ क्या कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि एक स्कीम को एम्बार्क करा कि यूनिक कल्चर यहाँ पे जो एथनिक थारू ट्राइब का है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा हम फैलाएंगे। तो अब थारू ट्राइब क्या है इसके बारे में समझिए। थारू जो लोग होते हैं ये एक एथनिक ग्रुप है ना। ये आपको तेरई जो रीजन है सदर्न नेपाल का और नॉर्दर्न इंडिया का, वहां देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर ज़्यादातर आप समझ रहे हो, पहाड़ों की बात हो रही तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादातर इसमें से फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, मतलब ये वहाँ रहेंगे जंगलों वगैरह में और वहीं पे खाते पीते वहीं से रहते हैं। कुछ लेकिन एग्रीकल्चर भी करते हैं। ये जो थारू का डायलेक्ट है उसे बोलते हैं। एक थारू एक लैंग्वेज है इंडो आर्यन सब ग्रुप की, है ना। एक हिंदी, उर्दू और अवधी का वेरिएंट ही कह लो एक ये। सेंट्रल नेपाल में ये भोजपुरी वगैरह भी बोल लेते हैं, जहाँ रहो वैसा बोलो। और वाइल ईस्टर्न नेपाल में ये मैथिली का एक वेरिएंट बोलते हैं। थारूस जो है वो लॉर्ड शिवा को एस महादेव के तौर पे इनकी पूजा करते हैं और इनको एंड कॉल देयर सुप्रीम जो है इनको नारायण बोलते हैं। और ये मानते हैं कि ये प्रोवाइडर है सनशाइन के, रेन के, हार्वेस्ट के। थारू ट्राइब बरना फेस्टिवल मनाते हैं श्रावण के महीने में हर साल। आप जानते हैं सावन का महीना तो भाई महादेव का होता है, तो ये उसी समय मनाते हैं। और इस फेस्टिवल में ये घर के अंदर रहते हैं ताकि जो है प्लांट वगैरह खराब ना हो। फेस्टिवल जो है वो इसलिए है कि भाई ये अपना प्रकृति के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं, है ना, कि हम फॉरेस्ट वगैरह को कंजर्व करेंगे। और थारू की जो औरतें होती हैं यहाँ पे, इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो ट्राइब्स में देखें कम से कम हम लोगों से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। फिर थारू ट्राइब की बात हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर ली। फिर बात आती है बोंडा ट्राइब की। तो बोंडास पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ये छोटे छोटे हट्स वगैरह में रहते हैं हिल एरियाज में, जो कि आपका मलकंगिरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है। बोंदास मैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब औरत यहाँ पे नीचे आ रही है, ठीक है, मतलब औरत डिसेंडेंट्स के तौर पे चल रही है। पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है ना, जैसे मैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई। ये अभी भी अपनी लैंग्वेज रेमू को बोलते हैं। और 2011 के सेंसस के हिसाब से करीब 12,000 बोंडाज ही सिर्फ बचे हैं। बहुत बुरी हालत चल रही है इनकी। फिर हम ग्रेट अंडमानीज ट्राइब की बात करें तो ये जो है ये वन ऑफ 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में PVTG में आते हैं, जो कि अंडमान आर्किपेलगो में रहते हैं। बाकी कौन कौन से हैं? जरवाज हैं, ओंगिल्स हैं, शॉम्पेन्स हैं और सेंटिनलीज हैं। उसके बाद बात आती है मलधारी ट्राइब के बारे में। तो ये रिपोर्ट करा गया कि प्रोजेक्ट लायन जो है, जिसे इसने प्रपोज करा है रीलोकेशन, मतलब ये प्रोजेक्ट लायन जो है ना, इसमें क्या हो रहा है कि जो मलधारी सेटलमेंट है इनको यहाँ से हटाने की, रीलोकेट करने की बात हो रही है। यहाँ से उठा के कहीं और इनको करिए, है ना, विद इन द गिर कंजर्वेशन एरियाज। अब मलधारी कम्युनिटी ये एक ऐसी ट्राइब है जो कि हर्ड्समैन की है गुजरात के अंदर, मतलब झुंड वगैरह चलता है, इसका मामला चलता है। ये सेटलमेंट्स में रहते हैं जिनको नेस कहते हैं, NESS नेस कहते हैं। और अपना जो खाना वाना कैसे करते हैं, ये दूध वगैरह बेचते हैं और फ्रॉम दी वाटर बफेलो से दूध निकाल के और ये दूध बेचते हैं। और जो मलधारीज हैं ये आपका गिर नेशनल पार्क में रहते थे भैया, बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व एरिया में। और पिछले हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं। अब इनसे कह रहे हैं कि अब हट जाइए अपनी जगह से। फिर नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है मियाँ कम्युनिटी के बारे में। तो क्या मामला है, रिसेंटली एक प्रपोजल मियाँ म्यूजियम के लिए वो रिफ्लेक्ट करेगा
कल्चरल और हेरिटेज जो लोग चार चारपोरस में रहते हैं, है ना। तो ये प्रपोजल जो है भैया आया और ये इसने कंट्रोवर्सी कर दिया असम के अंदर। अब देखिए मियाँ कम्युनिटी में जो मुस्लिम माइग्रेंट्स आए थे ना ईस्ट बंगाल से, अभी ईस्ट बंगाल क्या है, अभी तो बांग्लादेश हो गया, तो वहां से जो मुस्लिम माइग्रेंट्स आए थे असम में, वही मुस्लिम माइग्रेंट्स के जो डिसेंडेंट्स हैं वही मियाँ कम्युनिटी उन्हीं से ही बनी है। अब चार चार पोरिस की बात करें तो चार चार पोरिस ये शिफ्टिंग रिवर राइन आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा का, और ये प्राइमरली यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं जो बंगाली ओरिजिन के हैं, है ना। इनका ही नाम मियाज है, क्या नाम है, मियाज है। और चार ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है, और जो चापोरिस है ये लो लाइंग फ्लड प्रोन रिवर बैंक है। तो कितना खतरनाक जगह पे रहते हैं ये सोचो। अब उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है सेंटिनलीज एंड ग्रेट एंडमिनीज। तो इसके बारे में मैं बताऊं तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि ये जो दो ऐसी एंडेंजर्ड ग्रुप हैं कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से इनको खतरा है। किसको, सेंटिनलीज और ग्रेट एंडमिनीज। अब देखिए जो सेंटिनलीज हैं और ग्रेट एंडमिनीज हैं ये दोनों ही पांच उन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आती हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हैं। तो अब बाकी पांच तो मैंने दो ये बता दी, दो तो ये हैं, बाकी की तीन कौन कौन सी हैं, एक है ओंगे, दूसरी है जरावा और तीसरी है शोम्पेन। तो ये पांच हैं जिनमें से भाई जो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हैं। अब क्यों कहेंगे आप क्यों खतरा है, कितनी है बेचारी। तो देखिए सेंटिनलीज की पॉपुलेशन करीब 50 से 100 ही लोग बचे हैं इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में, और इनका कांटेक्ट जो है वो बाहर की वर्ल्ड से बिल्कुल नील है, खत्म है बिल्कुल। इनके यहाँ कोई अंदर वंदर बाहर का बंदा नहीं जा सकता, और 50 से 100 लोग मात्र बेचारे बचे हैं। अब जो जैसे दूसरे जो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ना, उनके विपरीत जो कि अंडमान और वगैरह में हैं, तो वहाँ पे ग्रेट अंडमानीज जो है वो कांटेक्ट में है जनरल पॉपुलेशन के, समझे। जो अंडमान के जो एक ग्रेट अंडमानीज हैं वो यहाँ पे जनरल पॉपुलेशन के कांटेक्ट में हैं। तो हमने दोनों की बात करी। फिर हम यहाँ पे अगर मलयाली ट्राइब्स की बात करें तो एक जाइंट रॉक हनी बी एक यूनिक वेरिएंट है हनी सोर्स का फ्रॉम मलयाली ट्राइब्स, इसको भी ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन में डाल दिया गया है। और मलयाली ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि ईस्टर्न घाट्स से है नॉर्थ ईस्टर्न तमिलनाडु में। और जो ट्राइबल्स हैं वो यूजुअली हिल फार्मर्स होते हैं और ये कल्टीवेट करते हैं अलग अलग तरह के मिलेट को। अब देखिए जो मलयालीज है ना, ये सबसे पहले वेलेला कास्ट ऑफ कल्टीवेटर से बिलोंग करते थे। और ये कहाँ से आए थे मालूम है, एक बहुत ही पवित्र सिटी है, सैक्रेड सिटी है कांची की, कांची से आए थे इन हिल्स में करीब 10 जनरेशन पहले, जब मुहम्मदीन रूल काफी डोमिनेंट था साउथ इंडिया में, तब ये आए थे। नेक्स्ट बताऊं आपको तो चकमास एंड हजूंग्स। तो चकमास एंड हजूंग देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की सरकार से कहा कि आप चकमास एंड हजोंग्स को भी ऐड कर दो, आप इंक्लूड करो कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम के अंदर, इनको भी तो ऐड करो। और चकमास और हजोंग्स ये क्या होते हैं, ये एक एथनिक लोग हैं जो चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स में रहते हैं, और ज़्यादातर देखें तो ये लोकेटेड है बांग्लादेश के अंदर, है ना, जो मोस्ट ऑफ विच आर लोकेटेड इन बांग्लादेश। चित्तागोंग हिल्स का जो पार्ट है, ट्रैक है जो, यहीं पे रहते हैं। और चकमास ये प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट है, वाइल हजोंग जो है वो हिंदूज हैं। ऐसे याद कर लो, हजोंग हिंदूज और बाकी चकमास हैं तो बुद्धिस्ट, ऐसे कह लो, वो तो दूसरा वाला बचा। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में कई जगह मिलते हैं। फिर बात आती है मन की दिया ट्राइब के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ, एक नई जो है एक न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पांडा कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी, पांडा कमेटी बनाई गई, जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर थी। और इस ये जो इसने देखा कि जो इशू है फॉरेस्ट राइट का, मंदी किया ट्राइब का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, तो इस इशू को देखने के लिए यही कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम था पांडा कमेटी, ठीक है, पांडा कमेटी। अब मंदी किया
ये क्या है, ये वन ऑफ द 13 जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उड़ीसा के अंदर, उनमें से एक नाम है मांडीकिया का भी। तो प्लीज इसे याद रखिएगा, ये पीवीटीजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और क्रिटिकली ये डिपेंड होते हैं, रोप वगैरह रस्सी वगैरह बनाते हैं सियाली फाइबर से। और काफी अवेलेबल आपको देखने की सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अवेलेबल मिलेगी। और ये देवर डिनाइड हैबिटेट राइट्स इनसाइड एसटीआर, मतलब इनको मना कर दिया गया था, इनको रहने के जो हक थे वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर इनको मना कर दिया गया था अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंदर, ठीक है। तो इनकी कहानी है। अब कुछ हम प्राइजेस एंड अवार्ड्स की बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड्स ये कैंसिल होगा इस साल। क्यों कैंसिल होगा, सोचने की भी जरूरत नहीं है क्यों कैंसिल होगा, यही कोरोना, कोरोना की वजह से। और ये रिगार्ड करे जाते हैं एज एशियाज वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज। मतलब अगर नोबेल प्राइज की बात करो ना भाई, तो एशिया वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज की बात करोगे तो इनको आप ऐसे कह सकते हो। और ये स्टार्ट हुए थे 1957 में। और इनको नाम किस नाम पे मिला है, देखिए नाम इनको दिया गया है, जो थर्ड प्रेसिडेंट थे ना रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के, उनका नाम था, और उनके नाम पे इनको ये नाम रखा गया रमन मैग्सेसे अवार्ड। अब यहाँ पे जो अवार्ड्स हैं ये हर साल दिए जाते थे ऐसे लोगों को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एशिया के अंदर। ये कुछ 5 कैटेगरीज में, कौन कौन सी कैटेगरीज थी, एक तो गवर्नमेंट सर्विस, दूसरी पब्लिक सर्विस, तीसरी कम्युनिटी लीडरशिप, चौथी जर्नलिज्म, फिर पांचवी लिटरेचर, और आखिरी में क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स और पीस इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की जो। तो भाई इन सब के दिया जाता था। हालांकि 2009 के बाद से क्या हुआ कि रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन एनुअली सेलेक्ट करने लगी अवार्डीज को फॉर द फील्ड ऑफ इमर्जेंट लीडरशिप। तो ऐसे कुछ हमने बात करी। फिर अगर हम पुलिट्जर प्राइज की बात करें तो ये जानते हैं ये क्या है, देखिए 3 फोटो जर्नलिस्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर से थे, इनका नाम एक चन्नी आनंद, दूसरे का नाम मुख्तार खान, तीसरे का नाम दार यासिन, इनको यहाँ पे 2020 पुलिट्जर प्राइज विनर्स के तौर पे घोषित किया गया है ना। मतलब ये भी थे, ये 3 भी थे उसमें प्राइज में। और ये प्राइज जो अवार्ड्स हैं ये करीब 22 कैटेगरीज में दिए जाते हैं जर्नलिज्म के अंदर और आर्ट्स के अंदर, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म, लिटरेचर वगैरह हर साल दिए जाते हैं। और ये अवार्ड एडमिनिस्ट्रेट करे जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इनका नाम जो है एक अमेरिकन न्यूज़पेपर पब्लिशर थे, नाम था जोसेफ पुलिट्जर, उनके नाम पे दिया गया है। ये 1917 से ही अवार्ड दिए जा रहे हैं। फिर आती है बात गांधी पीस प्राइज के बारे में। देखिए सरकार ने यहाँ पे लास्ट डेट जो है ना नॉमिनेशन की, रिसीप्ट्स ऑफ नॉमिनेशन की रिसीट्स की, ये एक्सटेंड कर दी है 2020 के लिए अप टू 15 जून। भाई देख रहे हैं आप, आ नहीं रहा है, इतना कोरोना चल रहा था। और यहाँ पे एक एनुअल अवार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देती है, इंडिविजुअल्स को देती है, एसोसिएशन को देती है, इंस्टीट्यूशन को देती है या ऑर्गेनाइजेशन को देती है जो बिना अपने किसी मतलब के काम करती हैं शांति के लिए, मतलब पीस के लिए, नॉन वायलेंस, अहिंसा के लिए, और एमेलियोरेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स, है ना, कैसे खत्म कर सकते हैं, शांति कर सकते हैं, इंसान को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, इसके लिए अगर काम करती हैं बिना किसी मतलब के तो उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसको 1995 में बनाया गया था और ये उन सारे लोगों के लिए ओपन है ना, कोई नेशनैलिटी नहीं है कि इसी कंट्री का बंदा लेगा, नहीं, कुछ नहीं, कोई भी रेस का हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी कास्ट, क्रीड, जेंडर का हो, कोई मतलब नहीं इनको। और जो ज्यूरी होती है इस गांधी पीस प्राइज की, ये एक हाई लेवल कमेटी होती है जिसे प्रधानमंत्री हेड करते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कहता है कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्या है, खबरों में क्यों है, ये जानते हैं। तो जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है ना दोस्तों, ये यहाँ पे खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को एस्टैब्लिश करेगी, जो इस मिनिस्ट्री के फ्लैगशिप जो खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्कीम है उसके अंदर आएगा। बहुत ही बढ़िया बात है। पर थोड़ा सा जानते हैं क्या उद्देश्य होगा, क्या एम क्या होगा इसका। एम ये होगा कि हम स्टेट्स को, साथ में यूटीज को यहाँ पे थोड़ा और ऊपर हो जाएं और बढ़ावा दें, जिससे ट्रेनिंग सेंटर्स बढ़िया हों, और ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हों जो कि स्टैंडर्ड लेवल के हों, वर्ल्ड स्टैंडर्ड लेवल के हों। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमको यहीं रखना है चीज़ें, अब हमें हमें वर्ल्ड के लेवल पे हमें अपने कॉम्पिटिशन्स को जीतना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छी ट्रेनिंग की। और वन ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स जो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है, इसे डेजिग्नेट करा जाएगा इस खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे।
और अंडर द स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, जो कि वर्टिकल है इस खेलो इंडिया स्कीम का। तो अभी खेलो इंडिया स्कीम बोल रही हूँ मैं बार बार, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, इस स्कीम को क्यों लाया गया था? लाया इसलिए गया था क्योंकि स्पोर्ट्स का कल्चर हमारे देश के अंदर थोड़ा सा पीछे हो गया इस मोबाइल को आने के बाद। तो ग्रास रूट लेवल से इसको और मजबूत बनाने के लिए एक प्रॉपर बढ़िया फ्रेमवर्क हो जिसमें सारी तरह के जो खेल हैं वो खेले जाएं हमारे देश के अंदर, और एक ऐसा इंडिया हो जिसे मतलब एक ग्रेट स्पोर्टिंग इंडिया हो, है ना? तो मतलब ऐसा नेशन हमें ऐसा बनाना है। उद्देश्य ये है इस खेलो इंडिया स्कीम का कि देखो भाई, स्ट्रक्चर्ड एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन हो। अब हर साल अगर कंपटीशन होगा तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छे खेल में होने लग जाएंगे। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड कंपटीशन होना चाहिए, और यहाँ पे जो यंग बच्चे हैं उनसे, यूथ हैं, उनको इनकरेज करा जाए कि आओ भाई आप लोग पार्टिसिपेट करो इसके अंदर। और एक बार जो कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन से आप ये भी पता लगाओगे किसके अंदर क्या टैलेंट है क्या नहीं। तो टैलेंट का पता तो साफ साफ चल जाने लगा है। अब उसके बाद टैलेंट दिख गया तो आपको उसी को गाइडेंस देनी है ना? अभी अभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या नए इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके भी थ्रू, और इससे क्या होगा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक लेवल पे बनेगा, और इसमें यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट हमारे यहाँ से स्पोर्ट्समैन निकलेंगे। तो यहाँ पे ये जो खेलो इंडिया स्कीम है ना, ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये 3 स्कीम्स का मर्जर है। एक स्कीम है इसके अंदर राजीव गांधी खेल अभियान, दूसरी है अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, और तीसरी है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। तो अभी हम ना खेलो इंडिया स्कीम के बारे में जान लिया। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं, है ना? जो बैक टू द टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट फेज में क्या होगा इसमें जो हम पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट फेज में क्या होगा कि जो मिनिस्ट्री है यहाँ पे इसने स्टेट ओन्ड स्पोर्ट फैसिलिटीज को कुछ 8 स्टेट्स के अंदर आइडेंटिफाई करा है। फिर समझो, यहाँ पे स्टेट ओन्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्टेट के अंदर आएंगे ये स्पोर्ट फैसिलिटी, और ऐसी स्पोर्ट फैसिलिटी को इन्होंने 8 स्टेट्स के अंदर अभी फिलहाल जो है आइडेंटिफाई करा है। उसमें कौन कौन सी स्टेट है? एक है कर्नाटका, दूसरी है उड़ीसा, तीसरी है केरला, चौथी है तेलंगाना, पांचवी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, है ना? अब इन सबको जो है ये KISCE वही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो है अपग्रेड कर दिया जाएगा। और अभी जो सेंटर है, उनको इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, है ना, खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड करने के लिए सरकार यहाँ पे जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसे एक्सटेंड करेगी कुछ कंपोनेंट्स में, जैसे कि स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स, स्पोर्ट डिसिप्लिन के लिए जो कि आपका कुछ कुछ जो रिस्पेक्टिव सेंटर में प्रैक्टिस करी जा रही है, या फिर जो भी दिक्कतें हैं, जैसे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट नहीं होते, सामान नहीं होता, खेलेंगे कैसे? बैट बॉल के लिए अगर मान लो बैट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो या बॉल की ज़रूरत होती है, या और भी सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो इस सारी चीज़ों को यहाँ पे मुहैया कराना, फुलफिल करना, एक्सपर्ट कोच होने चाहिए, बिना कोच के कैसे मामला होगा, और हाई परफॉर्मेंस मैनेजर होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को सरकार यहाँ पे मुहैया कराएगी। उसके साथ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट रहेगा, उस पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूटी का जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे रहेगा। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, पैसा कहाँ से आएगा? तो सारे जो भी एलिजिबल सेंटर्स हैं इनको एनुअल ग्रांट, मतलब हर साल पैसा दिया जाएगा इस आइडेंटिफाइड जो यही है आपका खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो रहेगा इसमें। और प्रोजेक्ट ये पार्ट होगा इंडिया के परसूट फॉर एक्सीलेंस का ओलंपिक्स में। हम चाहते हैं ना कि हम ओलंपिक जीतें, तो ये भाई इसके लिए हमारी एफर्ट है और उसी का ये पार्ट है। तो हमने यहाँ पे जाना। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में भी कुछ बातें। जैसे कि पहले अगर मैं आपको बताऊं तो कहता है इंडिजीनियस मैंगो हेरिटेज एरिया। तो क्या हुआ कि रिसेंटली जो कन्नापुरम पंचायत है कन्नौर टाउन में केरला के अंदर, ये इसको डिक्लेयर कर दिया गया एज इंडिजीनियस मैंगो हेरिटेज एरिया। ओ वाओ, वेरी नाइस। तो ये केरला स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है, इसने यहाँ पे इस एरिया को कहा कि ये कि एक हेरिटेज जोन है, और इसमें कोऑर्डिनेशन करा कन्नापुरम ग्राम पंचायत के साथ में। तो ये कुछ मामला था इसका। और कन्नापुरम मैं बताऊं तो 200 तरह के आम मैंगोज जो है इनकी वैरायटी होती है। कई सारे ऐसे इंडिजीनियस मैंगो वैरायटीज यहाँ देखने को मिलेंगे। और हेरिटेज एरिया डिक्लेरेशन के पार्ट के तौर पे जो नर्सरीज हैं, नर्सरी जहाँ छोटे छोटे प्लांट्स को ना उगाया जाता है ना, देखा है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वगैरह में, तो नर्सरीज को सेटअप करा जाएगा हर एक हाउस होल्ड में। और वहाँ पे जो है मैंगो की सैम्पलिंग बेची जाएगी, कई सारे वैरायटीज अवेलेबल होंगी हाउस होल्ड के अंदर।
और यहाँ पे ये पहला इस तरीके का होगा ना कंट्री के अंदर। ऐसे भी मुझे केरला बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही मतलब आगे एक मॉडर्न इंडिया की तरह ये लोग चलते हैं। लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए, नेक्स्ट आता है गांधी किंग स्कॉलरी एक्सचेंज इनिशिएटिव बिल। तो ये बिल रिसेंटली मालूम है कहाँ पे पास हुआ है? पास हुआ है यूएस हाउस पैनल में। और इसमें क्या है ना कि एक इस्टेब्लिश करेगा एक एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि इंडिया और यूएस के बीच में होगा। और ये स्टडी करेगा कि जो भी वर्क हैं, जो भी लेगेसीज हैं महात्मा गांधी जी की, सिविल राइट्स लीडर आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, इन दोनों की सब स्टडी करेगा, इन सारे इनकी करेगा ये कामों को। साथ में एक गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी को भी बनाया जाएगा, है ना। एक जो भी दिक्कतें आती हैं, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव है ना, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, है ना। आप जानते हैं दोनों ही नॉन वायलेंस को पसंद करते थे, तो ये नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है अपना साथी इनिशिएटिव। मामला ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में, ताकि असिस्ट करा जा सके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को अपने इनिशिएटिव साथी के माध्यम से। साथी का फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अभी है क्या काम, क्या इस इनिशिएटिव का, ये देखो भाई, सीधी सीधी बात की जो सेंसिटाइज करेगी इंडस्ट्री जो कि कोविड-19 रेगुलेशंस को लेके है सरकार के द्वारा। मतलब जो कॉन्फिडेंस है स्टाफ के बीच में, गेस्ट के बीच में, ये हॉस्पिटैलिटी यूनिट के अंदर जो है होगा, इसे जो है थोड़ा सा इस तरह से होगा कि मतलब सेफ्टी और हाइजीन रहे एक वर्क प्लेस में। इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी इन लोगों के अंदर। इनिशिएटिव 3 फेजेस के अंदर है। पहला है सेल्फ सर्टिफिकेशन होटल करेंगे, वेबिनार्स होगा मतलब वेब पे सेमिनार, ठीक है, ऑनलाइन सेमिनार्स वगैरह जो होते हैं वो, ताकि यहाँ पे जो गाइडलाइंस इशू करी गई हैं उनकी कैपेसिटीज और बढ़ाएं। साइट असेसमेंट मतलब ये तो ऑप्शनल होगा थ्रू क्यूसीआई मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, ये एक्रेडिटेड एजेंसीज को। और यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे 2020 को डेजिग्नेट करा है एज द ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट के तौर पे। अब बात आती है कला संस्कृति विकास योजना की। इसका मैटर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कुछ गाइडलाइंस निकाली। गाइडलाइंस किसने निकाली? होल्ड करने के लिए कुछ कल्चरल इवेंट्स को, एक्टिविटीज़ को वर्चुअल और ऑनलाइन मोड के माध्यम से, ऑनलाइन मोड के इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन मोड के माध्यम से बहुत सारी स्कीम कंपोनेंट्स के अंदर, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये जो कला संस्कृति विकास योजना है उसके अंदर इसको निकाला गया। अब ये जो कला संस्कृति विकास योजना है ना, ये पूरी एक अम्ब्रेला स्कीम होगी। और ये आर्ट और कल्चर को हमारे देश के अंदर प्रमोट करने के लिए पूरी अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर कुछ स्कीम्स हैं, इसके अंदर कुछ स्कीम्स हैं थ्रू विच फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि एक आती है स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। एक आती है स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आती है स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इनटेंजिबल हेरिटेज, जो कल्चर हेरिटेज है ना, जिसे हम छू नहीं सकते, इसे इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है, उसे भी सेफ गार्ड करने के लिए। तो ये कुछ हमने यहाँ पे बात करी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे सैन इसिद्रो मूवमेंट के बारे में। क्या है ये? एक ऐसा कैंपेन है क्यूबा के अंदर जो आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट जो है के द्वारा चलाया जा रहा है, जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें और आज़ादी दो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमें और ज़्यादा चाहिए हमारे अपने देश के अंदर, जो कि अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट रिजाइम के अंडर आता है फॉर मोर देन 6 डिकेड्स। तो भैया हमको थोड़ा और इनको चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और सैन इसिद्रो मूवमेंट ये एक ब्लैक मेजॉरिटी लोकेलिटी है। क्या है? ब्लैक मेजॉरिटी लोकेलिटी। ये आप कह लो दैट इज अमंग हवानास पूरेस्ट येट, मतलब आप कह लो हवाना के सबसे गरीब हैं अभी भी ये। ज़्यादातर कल्चरली एक्टिव वार्ड्स, और अगर आप कह लो कि भाई ये जो ओल्ड हवाना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, उसका भी ये पार्ट है। मतलब अगर सीधा सीधा समझो तो ये जो सैन इसिद्रो है ये एक ब्लैक मेजॉरिटी लोकेलिटी है जो दैट इज अमंग हवानास पूरेस्ट येट। और मतलब एक तो ब्लैक्स हैं और ऊपर से इतने गरीब हैं और ज़्यादातर कल्चरली एक्टिव वार्ड्स हैं। और यहाँ पे अगर कहें तो ये आपका जो ओल्ड हवाना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका पार्ट भी है, फॉर्म करते हैं। फिर क्या आता है भाई विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। इसे फाउंड करा गया था नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1921 में। और 1951 में इसे डिक्लेयर कर दिया गया एक
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे और एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अब आप जानते हैं कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू अगर कोई भी कोई इंस्टीट्यूशन को नेशनल इम्पोर्टेंस का घोषित कर देते हैं तो फिर यूनियन उसकी बहुत ज़्यादा देख रेख करती है। हमने जैसे पुराने इसी कल्चर के पार्ट में पढ़ा भी है। और ये एक ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर ये चांसलर होते हैं इस यूनिवर्सिटी के। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सरना कोड के बारे में। तो सरना कोड क्या है? देखिए, झारखंड की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया सरना कोड को लेके, जो कहती है कि जो सरना को एक सेपरेट रिलीजन के तौर पे ऐड करा जाए। सेंसस 2021 अभी होने वाला था ना, 2021 में इस साल, तो उसमें भाई सरना कम्युनिटी को भी एक रिलीजन बनाइए, आप सेपरेट ऐड करिए। इट विल नाउ बी सेंट टू सेंटर फॉर अप्रूवल। और ये रेजोल्यूशन अब सेंटर में भेजा जाने वाला था। अभी क्या मामला चल रहा है अभी किसी को नहीं पता भाई। अभी जो मामला कि अभी कोविड एकदम से बढ़ गया है तो सेंटर में अप्रूवल के लिए था। अब सरना फॉलोवर्स क्या होते हैं? ये एक नेचर वर्शिपर्स होते हैं, मतलब ये हिंदूज नहीं मानते खुद को, और यहाँ पे ये सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए दसियों सालों से लड़ रहे हैं, नेचर वर्शिपर्स हैं। मतलब ट्राइबल लीडर्स पूरे झारखंड वगैरह के कह रहे हैं कि सरना कोड को सेंसस के सर्वे में डाला जाए। कि मतलब इतने लोग, मतलब ऐसे भी ना पॉपुलेशन सर्वे जनगणना कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि हाँ, जो सरना ये रिलीजन है वो भी उतने लोग उसके भी हैं। समझे ना? तो अभी तक जो सेंसस सर्वेज हैं इनके अंदर कुछ इनको अदर्स के नाम से डाला जाता है रिलीजन कॉलम में। तो इन्होंने कहा कि हमको अब अदर्स में मत डालो, हमको भैया नाम दो। एक भारत श्रेष्ठ भारत नेक्स्ट है टॉपिक। तो इसके अंदर क्या है कि हर एक स्टेट और यूटी को दूसरी स्टेट और यूटी के साथ हर एक साल पेयर किया जाएगा, मतलब पेयरिंग कर दी जाएगी। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होगा, सॉरी इंगेजमेंट होगा इनका आपस में। मान लो शादी करा दी कुछ वक्त के लिए और और दोनों ही जो है आपस में अपना इंगेज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, लैंग्वेज के बेसिस पे, लिटरेचर के बेसिस पे, क्यूजीन, फेस्टिवल्स, कल्चर इवेंट्स, टूरिज्म। ठीक है, तो अब शादी मत सोच लेना कि दो स्टेट्स और यूटीज की शादी कैसे हो गई। मतलब एक बात बता रही हूँ कि पेयर कर दिया गया और आपस में अलग 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 स्वाद दोनों लोग चख रहे हैं कि भाई आपका फेस्टिवल, आपकी क्यूजीन, आपकी लैंग्वेज, आपकी लिटरेचर सब अलग अलग। तो इससे क्या होता है ना कि पूरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं एक दूसरे का कल्चर जानेंगे तो इससे यूनिटी और बढ़ेगी। कल्चर की नॉलेज, ट्रेडिशन की नॉलेज, अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में क्या होता है, क्या मनाया जाता है, इससे क्या होगा कि हम एक बॉन्डिंग बढ़ा पाएंगे, यूनिटी बढ़ा पाएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को नोडल मिनिस्ट्री के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। अब ये देखो भाई, बड़ा क्यूट सा है ये। नास्का लाइंस पेरू के अंदर है। तो एक मैसिव बहुत बड़ी सी कार्विंग है रेस्टिंग कैट की, आप देख सकते हो, है ना? एक फिगर टाइप का नहीं लग रहा है? ये रिसेंटली पेरू के फेमस नास्का लाइन में डिस्कवर हुआ। देखो ना कितना क्यूट सा है ये। और नास्का लाइन से बहुत ही बड़ी बड़ी ड्राइंग्स होती हैं नास्का डेजर्ट्स के सॉइल में, पेरू में। और ऐसे देखने को मिलती है बहुत सारी। अभी कैट्स ऐसी दिख रही है क्यूट सी। और ये सारी जो नास्का लाइंस हैं इनको नास्का कल्चर ने बनाया था बिटवीन 500 बीसी टू 500 सीई। ऐसा नहीं अपने आप बन गई हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और कैट की जो फिगर है ना, ये 37 मीटर लंबी है, जो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टली। और इसकी उम्र बहुत पुरानी हो गई है, पैराकेस एरा की है, मतलब 500 बीसी टू 200 एडी, बहुत पुरानी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक कहता है अवधर्नम के बारे में। तो देखो भाई, इंटरनेशनल सतवधनम प्रोग्राम को रिसेंटली लॉन्च करा गया है वर्चुअली हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो कोरोना के चलते हर चीज वर्चुअली लॉन्च हो रही है। इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो अवधनम है हैज एज अ लिटरली फियट, मतलब इसने काफी मजबूती दी है, काफी ग्रेटली कंट्रीब्यूट करा है तेलुगु लैंग्वेज की। इतना जो ग्लोरियस ट्रेडिशन इतने टाइम से आ रही है उसमें काफी ज्यादा अवधनम ने कंट्रीब्यूट करा है। और अवधनम क्या है? ये एक लिटरेरी परफॉर्मेंस है, काफी पॉपुलर है फ्रॉम एशियन डेंस इन इंडिया। बहुत ही हमारे बहुत टाइम से हमारे यहाँ इंडिया के अंदर पॉपुलर है ये लिटरेरी परफॉर्मेंस है। ये संस्कृत लिटरेरी प्रोसेस के तौर पे ओरिजिनेट हुई थी। और जो पोएट्स हैं उन्होंने इनको काफ़ी रिवाइव भी करा, तेलुगु में करा, कन्नड़ में करा, मॉडर्न टाइम्स में। इसके अंदर पार्शियल इम्प्रोवाइजेशन है पोएम्स का। इसमें स्पेसिफिक थीम का यूज़ करते हैं, फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, है उससे और इसको और खूबसूरत बनाया गया है। उसके बाद ये काफ़ी फेमस है, देखो भाई, जल्लीकट्टू। ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। जल्लीकट्टू एक ट्रेडिशनल बुल चेजिंग स्पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर, जिसे हार्वेस्ट फेस्टिवल जो पोंगल होता है ना, पोंगल के टाइम पे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ रेफरेंसेस हैं जल्लीकट्टू के संगम लिटरेचर में भी। संगम लिटरेचर है ना भैया, देखो साउथ में, तो इसके अंदर जल्लीकट्टू के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं।
Also, a reference to bull taming is found in a seal discovered at मोहनजोदारो। ये चीज़ ना, ये मोहनजोदारो में जो एक सील मिली थी उसमें भी देखने को मिला था ना। उसकी सील बहुत पुरानी थी, 2500 बीसी से 1800 बीसी पुरानी, मतलब इस टाइम की थी, उसमें भी ये देखने को मिला था। और जो टर्म जलीकट्टू है ना, ये कहाँ से निकला है? देखिए, जलीकट्टू टर्म निकला है तमिल टर्म्स साली कासू से, जिसका मतलब होता है कॉइन्स, एंड कट्टू का मतलब होता है पैकेज टाइड टू द हॉर्न्स ऑफ बुल एट प्राइज मनी, है ना। यहाँ पे जो है बुल में बुल के जो हॉर्न्स होते हैं, इसके अंदर एक पैकेट टाइप का जो है उसे बांधते हैं, उसके अंदर प्राइस का मनी होता है। तो ये कुछ मामला होता है इसके अंदर, काफी फेमस है इस तरीके का जो होता है ये। और लास्ट में आता है स्पाई मैके। क्या है ये? सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। तो ये है कुछ, ये क्या है क्या? ये एक नॉन पॉलिटिकल नेशन वाइड वॉलंटरी मूवमेंट है, 1977 में डॉक्टर किरण सेठ ने फाउंड किया था। इसमें है क्या? ये जो जवान लोग होते हैं, यूथ होते हैं, इनको इंस्पायर करा जाता है थ्रू एक्सपीरियंसिंग द मिस्टिसिज्म embodied in the rich and heterogeneous culture tapestry of Indian and world heritage। तो अभी समझिए, इसमें क्या होता है कि जो यूथ होते हैं, जवान लोग होते हैं, उनको इंस्पायर इस तरह से करते हैं कि देखो भाई, यार आप भगवान पे भरोसा रख करो, है ना, नॉलेज ऑफ गॉड, प्रेयर के थ्रू आप चीज़ों को पा सकते हो। तो इस तरफ की तरफ ले जाते हैं, जो क्योंकि देखिए हमारा इतना तरीके का कल्चरल पास्ट है, हमारा कितना अच्छा है इंडियन और वर्ल्ड हेरिटेज के हिसाब से इनको देखते हैं, इतना रिच पास्ट है हमारा, रिच कल्चर है हमारा। तो उसके थ्रू एक्सपीरियंस करा के इनको यहाँ पे इंस्पायर किया जाता है। और ये जो स्पाइस में क्या है, इसे सपोर्ट नेशनली करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी। और इंटरनेशनली इसे रिकॉग्नाइज और सपोर्ट करा जाता है रिक्स कॉन्सर्टिन नॉर्वे के अंदर है, और गोएथ इंस्टीट्यूट जर्मनी के अंदर है, इन दोनों के द्वारा। आखिरी में कुछ साइट्स और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज जो न्यूज़ में रही उनके बारे में जानते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्क्वायर, हिमाचल प्रदेश के अंदर थोड़ा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका मोनपा हैंडमेड पेपर रहा न्यूज़ में, असम में आपका अ, आशा रिकांडी टेराकोटा टॉयज, अंबुबाची जो फेस्टिवल होता है ना, मेला होता है ये। और नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल रहा, मणिपुर के अंदर लाइफा दीपी और सरित सड़क, और वेस्ट बंगाल के अंदर लाठी खेला, ढोकरा डेकोरेटिव पीसेस, उसके साथ तेलंगाना के अंदर गोलकोंडा फोर्ट, निर्मल टॉयज, आंध्र प्रदेश के अंदर कोंडपल्ली टॉयज, एतिको पक्का टॉयज, तमिलनाडु के अंदर थंजवुर गोलू डॉल्स, कोरवाई वीविंग, सिलम्बम, कुट्टू वरिसई, केरला के अंदर पुलिकल्ली, थिसुरपुरम, उसके बाद आपका थम्बी महोत्सवम, मलयालम न्यू ईयर, और मकरा विलाक्कू, बहुत टफ लगते हैं मुझे ये नाम। उसके बाद कर्नाटका की बात करें तो विथला टेम्पल, चन्न पटना टॉय, किन्नल टॉयज, और यक्षगना। तो ये सब रहा। उसके साथ महाराष्ट्र में बात करूँ तो वारली पेंटिंग्स, मारदानी खेल, और गुजरात की बात करूँ तो उसके अंदर सोमनाथ टेम्पल, रोगन पेंटिंग्स, भवाई गरबा, आषाढ़ी बीज। और बिहार की बात करूँ तो मधुबनी पेंटिंग्स रही। और राजस्थान की बात करूँ तो आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ बूंदी न्यूज़ में रहा। और दिल्ली की बात कर लें अगर तो रहीम खान खानाम टोम रहा। तो ऐसा कुछ रहा जो न्यूज़ में रहा, और इसके साथ ये कल्चर हमारा होता है कंप्लीट। मुबारक हो। टिल देन, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद, सब्सक्राइब योर चैनल for years, and please join my membership. Just press the join button, enjoy the various perks. Along with this, you can watch these videos on Facebook also, just like the page files, and watch these videos there. Every link in the description box, and just follow us on Insta and enjoy various questions, motivational quotes, and etc etc etc. Thank you so much. Bye bye.